बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना किया हो तो, है ना। और आप सभी का धन्यवाद सबसे पहले तो, मतलब आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। बस ऐसे ही, मतलब कमेंट्स कंसर्न हर चीज के लिए धन्यवाद। चलिए टेलीग्राम चैनल है ही लेट्स लर्न स्क्वाड, आप सर्च करेंगे तो हम लोग कुछ 1,30,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। वहां पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है, जो भी सेशन यहाँ होता है या कोई भी अपडेट है, या इवन मेरी कुछ जैसे स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस होती हैं जो अनअकैडमी पर भी, या कोई और ऐसी अपडेट है तो वो वहां मिल जाता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से अलग रहेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, सो इवेल्युएशन इज। भैया अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है मूल्यांकन और दूसरा है मापन और तीसरा होता है असेसमेंट यानी कि आकलन। ठीक, तो बात हो रही है जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, वो कैसे डिफरेंट है मेजरमेंट से यानी मापन से। एक लाइन तो ये हो गई कि मूल्यांकन मापन से अलग है, तो इवेल्युएशन इज। भाई इवेल्युएशन डिफरेंट है किससे, मेजरमेंट से, तो इवेल्युएशन क्या है फिर। देखते हैं, 4 ऑप्शंस हैं। वन कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, मापन का ही एक विस्तार है। अ टर्म यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मेजरमेंट, मेजरमेंट के साथ, मतलब मेजरमेंट की जगह कभी कभी हम असेसमेंट या इवेल्युएशन यूज कर लेते हैं। क्या ऐसा है जैसे हम मोटिवेशन की जगह नीड यूज कर लेते हैं? हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कभी। इवेल्युएशन की वीडियो ना देखी हो सीसीई की तो देख लीजिएगा। फिर है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, मापन से पूरी तरीके से अलग है। आंसर कीजिए फटाफट से, बताइए एक बार, तभी आगे बढ़ेंगे। कई लोग कह रहे हैं सी है आंसर। आपका भी धन्यवाद इतना अच्छा समझाने के लिए, वो तो मेरी ड्यूटी है, ऐसे पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, है ना। चलिए मिनी मोनिका धन्यवाद। देखिए एक बार, इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। इवेल्युएशन क्या है, डिफरेंट है मेजरमेंट से, तो इवेल्युएशन है क्या, वन कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, उल्टा हो गया। इवेल्युएशन का कंपोनेंट है कौन, मेजरमेंट भी और असेसमेंट भी, ना कि इवेल्युएशन इन दोनों का कंपोनेंट हुआ। ठीक, तो गलत हो गया। एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट, ये बात जो है सही है। इवेल्युएशन क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मेजरमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिन चीजों को आप नंबर्स में माप सकते हैं, संख्याओं में माप सकते हैं। मान लीजिए 48% आए, तो ये क्या है, आपने माप लिया नंबर्स में, सिंपल, इसको मापन कहेंगे। लेकिन इवेल्युएशन में क्या होगा, या असेसमेंट कैसे अलग है इससे। असेसमेंट में क्या है, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बच्चे के बारे में ताकि उसको और इंप्रूव करा सकें, उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे देख सकें, कहां आपको जरूरत है चेंजेस लाने की। इवेल्युएशन एक जजमेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर असेसमेंट भी आ गया और मेजरमेंट भी। जजमेंटल कैसे है, आपके जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हुए थे, जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हुए थे, उनको किस हद तक अचीव कर लिया गया, बच्चे की परफॉर्मेंस की या उसकी अचीवमेंट है क्या, ये जांचने का काम करेगा कौन, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। ठीक है बात। नहीं मिनी मोनिका मेरी फेवरेट तो आप सभी हैं यार जीनत, ऐसा कभी नहीं होता है, ये हमारा परसेप्शन बना लेते हैं हम। वो पता नहीं क्यों आजकल उनके कमेंट्स दिख जाते हैं, भगवान जाने क्यों। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से थोड़ा ना सोच के आती हूँ कि नाम किसका लेना है, कैसी कैसी बातें करते हो। आ टर्म यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मेजरमेंट, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है। मेजरमेंट का एक्सटेंशन कैसे हुआ, भाई ये जो 48% है ये भी तो हेल्प करेगा ना फाइनली इवेल्युएट करने में कि अचीवमेंट कितनी हुई, किस तरीके की मार्किंग हुई, क्या पाया क्या खोया, ये सारी चीजें पता लगेंगी बच्चे के बारे में। तो इवेल्युएशन एक कंप्लीट बड़ी प्रोसेस हो गई। ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे आज, और अगर 15 में से 15 आते हैं तो आप बहुत ही समझदार मानिएगा अपने आप को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान है, तो मापन का विस्तार कह सकते हैं, एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा रूप है इवेल्युएशन। कुछ आधार पर हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे। देखिए जल्दीबाजी में मत आइएगा, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझने के लिए आइएगा। ठीक है, देखिए एक बार, डायमेंशन ऑफ डिफरेंस, किस किस आधार पर इवेल्युएशन और असेसमेंट अलग हैं। देखो मेजरमेंट में कुछ खास है नहीं, मेजरमेंट सिंपल है, जहां भी आप संख्याओं में एग्जैक्ट माप सकें नंबर्स में, तो उसको आपने मेजरमेंट कह दिया, परसेंटेज में हो गया या जो भी एक इस तरीके की चीज हो गई। ठीक है बात। अब अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट जिसको हम आकलन कहते हैं और इवेल्युएशन जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं, ये एक बड़ी प्रोसेस है, ये दोनों एक नैरो प्रोसेस है जिसके अंदर इवेल्युएशन के अंदर ये आ जाएंगी। असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव होगा इन नेचर। ठीक, वो बात अलग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट हम कहते हैं, लेकिन उसका जो नेचर है समेटिव का, वो इवेल्युएशन में चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो जजमेंटल होता है। ठीक, ये सीसी वाला चैप्टर देखिएगा तब अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी।
दूसरी बात, असेसमेंट क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। ये हमेशा ड्यूरिंग या फिर वो जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसके दौरान किया जाएगा। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको जजमेंट से मतलब है। आपने अचीव कितना किया, टीचिंग लर्निंग के जो गोल्स रखे गए थे वो किस हद तक अचीव हुए। रिफ्लेक्टिव है ये, आप प्रकाश डाल सकते हो, चिंतनशील सोच सकते हो इसके बारे में कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम थी, उसको कैसे इंप्रूव कराना है, बच्चा कैसे सीखता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये प्रेस्क्रिप्टिव है, भाई प्रेस्क्राइब कर दिया, ये आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, या ये इसकी ये आगे ऐसे कर सकता है, मतलब प्रेस्क्राइब कर दिया आपने। फिर है डायग्नोस्टिक, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्ट करके कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी चिंतनशील हो लें, अब आगे तो इंप्रूव नहीं हो सकता उस साल के लिए, तो या जो भी एक वो रिजल्ट है वो बन गया एक तरीके से। डायग्नोस्टिक होगा, यहाँ पता लगाया जाएगा कि कारण क्या है, कमी है तो कहाँ है, इंप्रूव कराएं तो कहाँ कराएं। जजमेंटल, जजमेंटल मतलब वही सिंपल, मार्क्स पे ध्यान दिया जाएगा, या कहीं तो अचीवमेंट कितनी हुई उस पे ध्यान दिया जाएगा, जज किया जाएगा कि फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में आपने क्या खेल खेला। फ्लेक्सिबल होगा कौन? असेसमेंट, ये फिक्स्ड है ना, जैसे वो हाफ ईयरली और ईयरली होते थे, ये एब्सोल्यूट है, जो भी आया है हाथ में वो रख लिया। यहाँ आप कंपैरेटिव कर सकते हो उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में माप सकते हो। ये कोऑपरेटिव होगा, ये कॉम्पिटेटिव है ना, जब आप देख रहे हो कि भैया मेरिट में इतने % वालों का आएगा, तो वो मेरिट में जब आप पहुंच रहे हो तो वो कंपैरेटिव हो गया। ठीक है बात, तबीयत अच्छी है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। An upper primary school constructivist classroom would foresee the following role of students in their own assessment. मतलब कि एक अपर प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, क्लासरूम कैसा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि बच्चे की हित की बात करेगा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, या फिर अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है बात, तो बच्चों का क्या रोल है उनके अपने असेसमेंट में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों का उनके ही आकलन में क्या एक उनकी भूमिका है, ये बताना है। बताइए एक बार। तबे सही निधि सभा होंगी, बाकी क्लासेस भी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास। मतलब ये देखेंगे कि बच्चे की इज्जत से कितना जुड़ा हुआ है, उसके कॉलर ऊपर होंगे या नीचे, उसके मार्क्स से ये बात जुड़ी हुई है, या फिर स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ओन असेसमेंट। बच्चे अपने आकलन के अकेले निर्धारक होंगे, या फिर बहुत अच्छा लगा था जागृति, आपने बनाया था फेसबुक पर लोगो, बाबू आर, धन्यवाद। देखिए एक बार, स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर, या फिर डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज अ रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब असेसमेंट का कोई रोल नहीं है, ये कह देंगे। आंसर कीजिए एक बार। अनुराग मिश्रा कह रहे हैं आप जेंडर बायसनेस करती हैं। आज लास्ट में बात करेंगे इस बारे में, है ना। आप लोग बहुत तरह के इल्जाम लगाते रहते हो कि जेंडर बायस करती हैं। कोई कह रहा था फेसबुक पे इग्नोर करती हो आप हमें, है? तो बात करेंगे। अच्छा है, मतलब सही है, शिकायतें भी वही होती हैं जहां कुछ अपनापन होता है। बताओ एक बार आंसर क्या होगा इसका। देखो सोल डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकते, सिर्फ बच्चे ही अगर खुद को असेस कर लें पूरी तरीके से, टीचर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। स्टूडेंट्स वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर। टीचर के साथ अगर मोर नॉलेजेबल अदर है वहां, उनके साथ अगर प्लान करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ग्रुप्स में सीखने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स को पूछेंगे, खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं, टीचर से फीडबैक ले रहे हैं, तो ये क्या है? अच्छा है, बच्चे एक्टिव हैं, यहाँ एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और क्या, ग्रुप्स में कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, कितनी सारी चीजें, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। तो ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग रीइंफोर्सेस द डैश बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। जो सीखने के लिए आकलन है, मूल्यांकन की जगह इसको आकलन कर लीजिएगा हिंदी में, आकलन और निर्देश के बीच में किस चीज को पुष्ट करता है? हाँ एग्जैक्टली आफ्ताब, बिल्कुल सही बात है पंडित जी, कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए जिंदगी में विवाद है। शायरी में देखिए कुछ हो पाएगा आपका। अच्छी प्रतिभा है। बताइए एक बार, आंसर भी कर दो। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आप। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग।
तो ये असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाया गया है उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। संबंध बनेगा कि आप सीख कैसे रहे हैं, जो सिखाया जा रहा है और उसके बाद जो जाना जा रहा है दौरान भी, उससे पता चलेगा कि जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और जो इवेल्युएट किया जा रहा है आपको, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध भी है कि नहीं। ठीक, हम 3 प्रकार के इवेल्युएशन असेसमेंट पढ़ते हैं जिनमें हमें रहती है बहुत ज्यादा समस्या। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। एक है असेसमेंट एज लर्निंग, बहुत आसान तरीके से करेंगे ताकि समस्या आपको ना हो। ठीक, बस मैं एज, सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के साथ आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ठीक है, ये होगा फॉर, मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, ड्यूरिंग, भाई आपको टीचर कहीं ट्रिप पर लेकर गई और वहीं कुछ क्वेश्चंस पूछे, कोई चैप्टर पढ़ाने वाली थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे, पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे, सब क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी सीखना चल रहा है, अधिगम जो है वो आपका प्रोसेस में है। ठीक, एज क्या है, सीखने के साथ आकलन। ये बच्चा जब रिफ्लेक्ट करे खुद, बच्चा क्या है यहाँ, या तो पीयर असेसमेंट या तो वो खुद अपने आप को आकलन करे और टीचर से फीडबैक ले जहां जरूरत पड़े, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने ही लर्निंग पर। ठीक, ये बच्चा करेगा स्वयं से। ठीक, ऑफ क्या है, के बाद, यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है, उसके बाद अब आपको देखने के लिए कि आपने अचीव क्या किया, आपको समझ कितना आया, इन सब चीजों के लिए अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। अब बात हो चुकी है, आपकी प्रोसेस कंप्लीट है, आप ट्रिप से वापस आ गए घर यानी स्कूल, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, तो वो आपकी समझ कितनी विकसित हुई वो लर्निंग प्रोसेस के बाद जांचने का काम किया जाएगा। ठीक, इसको समेटिव असेसमेंट का पार्ट कह देते हैं, ये फॉर्मेटिव का है बाकी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। थैंक यू ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये कनेक्शन के बीच में बात करेंगे। टीचिंग इज टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, बताइए। आप सभी भावी शिक्षक हैं या ऑलरेडी टीचिंग ट्रेनिंग करके बैठे हैं या कर रहे होंगे कई लोग। शिक्षण क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी है, नियोजित गतिविधि, कंटेंट सेंटर्ड एक्टिविटी है, बस किताबें ला करके पीडीएफ्स भर लें हम अपने फोन में, या नोटबुक्स बहुत सारी इकट्ठी कर लें, बुक्स नोट्स खरीद लें पूरे मार्केट के, या टीचर क्या करे, किसी के नोट्स उठा के पढ़ा दे, या फिर टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, इवेल्युएशन सेंटर्ड एक्टिविटी है क्या टीचिंग? बताइए एक बार। अब बिल्कुल उषा जी, नाम लेना तो बंद नहीं किया जाएगा। अब बुला लीजिए निकित। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। कहाँ गए, पढ़ाई लिखाई के मन में नहीं है आज? आप में से कई लोग गायब हैं। बहुत बढ़िया, डिले हुआ है सीटेट, और बाकी एग्जाम्स भी ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए आंसर क्या होगा इसका, प्लान्ड एक्टिविटी है। टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है। आपका लेसन प्लान से लेकर और यूनिट प्लान से लेकर आपके ईयरली प्लान्स बनाए जाते हैं। नियोजित गतिविधि है, कौन से एग्जाम्पल्स, कौन सा चैप्टर, किस एज के लिए, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक, क्या पेडागोजी, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट, 70 चीजें जो हैं वो प्लान है। 70 से 71 भी हो सकती हैं, है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई टीचर है, ये जनरली होता है कि हम पढ़ के नहीं पढ़ाते। जी आप गधे हैं अगर आप पढ़ के नहीं पढ़ाते, दैट मीन्स आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है, क्योंकि टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी। आपको लेसन प्लान करना चाहिए, है ना। हमेशा आपको हो सके तो जितना हो सके कुछ बेहतर जानना चाहिए और फिर आगे वो डिलीवर भी करना चाहिए अपनी समझ के अनुसार। तो टीचिंग हमेशा प्लान होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपने कुछ 10 साल पहले कुछ किया था और अब आप उसी को लगातार चला रहे हैं, ना बच्चे की नीड को समझ रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि परिवर्तन भी किया जाए कुछ। ठीक, तो ये प्लान्ड एक्टिविटी है प्रॉपर, और प्लानिंग होनी चाहिए आपकी क्लासरूम में जाने से पहले। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ अधिगम क्या है, बताइए एक बार। 9 बजे स्टार्ट हो गया सेशन बलराम जी, आज तो कहीं भी लेट नहीं हूँ, ऐसे इल्जाम मत लगाओ भाई। ग्रेट प्रशांत, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए।
बिल्कुल पूरा लॉकडाउन हम लोगों ने साथ में ही निकाला है पढ़ते हुए, और अभी बढ़ाएंगे इस काम को। लर्निंग इज यानी अधिगम क्या है? टीचर सेंटर्ड एक्ट है, पर्पसफुल एक्ट है, स्कूल बेस्ड एक्ट है, या इवेल्युएशन बेस्ड एक्ट है? आंसर कीजिए। मैसेज पढ़ लिया अंशु त्रिपाठी, आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन। वीडियो डाउनलोड जब लाइव होने के बाद अपलोड हो जाता है विश्वकर्मा जी, तब होता है। लाइव में वीडियो डाउनलोड मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे डाउनलोड करा दें आपको एडवांस में, है? बताओ एक बार। पर्पसफुल एक्ट है। टीचिंग लर्निंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्ट है, एक उद्देश्यपूर्ण। आप यहाँ आए हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका अपना एक पर्पस है कि कल जब आप क्लासरूम टीचिंग में जाएंगे तो आपके बिहेवियर में ऑलरेडी एक चेंज आ चुका होगा। आप एक ट्रेंड टीचर होंगे जिन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाले होंगे, या फिर कोई और उसके बाद एग्जाम देकर के वहां पहुंचे होंगे, मतलब एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके पहुंचे होंगे। यानी लर्निंग जो थी आपकी वो पर्पसफुल थी, तभी आप वहां पहुंचे। अभी आप कैट का पढ़ना शुरू कर दें तो पर्पस फिर वो हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, ग्रेजुअल है। ये जितने भी लोग गायब हैं पढ़ाई के डर की वजह से, दैट मीन्स उन्हें लग रहा है कि वो 2 दिन में सब कुछ तैयार कर लेंगे, या उनकी बहुत ज्यादा तैयारी है ऑलरेडी। और जब वो टेस्ट देंगे बैठ करके, 4 बजे डेली स्पेशल क्लास चल रही है मेरी, कल से स्टार्ट हो जाएगी। ईवीएस का अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, पोल में प्रॉपर आंसर करके, वहां स्पेशल क्लास अनअकैडमी में फ्री है सभी के लिए, 15 दिन तक चलेगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए। 4 बजे वहां हिमांशु सिंह सर्च करना, क्योंकि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगी। एक दिन में कोई आपको सारा भर के आपके दिमाग में चिट्टी तो है नहीं, आप रोबोट तो है नहीं, तो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे परिवर्तन